तो शाम के 7 बज चुके हैं और फिर से तुम सब लोग यहां पे हो क्योंकि आज हम करने वाले हैं कॉस्ट चैप्टर पूरा का पूरा। और आप तो जानते ही हो कि हम अपने पूरे वीडियो को या पूरे चैप्टर को हम कोशिश करते हैं कि 5 बूटियों में डालें। तो यार देखो, आज ये जो कॉस्ट चैप्टर है, हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बेसिकली रिलेशनशिप से ज्यादा आता है, लेकिन हर एक ग्राफ का मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बूटी 1 में क्या कवर करेंगे, हम ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है प्रोडक्शन पे और कैसे वो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन के साथ। 2 तरह की कॉस्ट है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अपन आज करने क्या वाले हैं, अपन आज डिस्कस करेंगे कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले 2 टाइप्स की कॉस्ट, पहली हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो बोलती है एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। आप जो रियल टाइम में खर्चा करते हो इनपुट्स पे, वो खर्चा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। नाउ कॉस्ट इज एक्चुअली द एक्सपेंडिचर, मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो यार, प्रोडक्शन में आपको खर्चे करने पड़ेंगे। जो आप खर्चे करते हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना हो, चाहे वो यार लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना हो, या फिर लेबर को पैसा देना हो, मतलब एवरी सिंगल थिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। लेकिन हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे या फिक्स्ड कॉस्ट की। जनरली आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स टिपिकली डिपेंडेंट होती है वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, इसलिए मैं बात कर रहा था। तो यार एक्चुअल मनी स्पेंट फॉर द प्रोडक्शन, तो हमने इनपुट्स पे जो भी पैसा खर्च किया, यानी इनपुट यानी हो गए रॉ मटेरियल, लेबर और फिर जो मशीन की ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, इन सब पे जो रियल टाइम में आपका पैसा जा रहा है वो आपकी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए आपने रियल मनी से पेमेंट किया है। तो क्या बाबा जी यार पेमेंट हर बार नहीं करना पड़ता क्या? ऐसा नहीं है भाई, पेमेंट आपको हर बार ही करना है, लेकिन कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है जिनके लिए आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, रियल टाइम में पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा पे नहीं किया तो आपका वो खर्चा नहीं हुआ। जैसे आप अपने घर में रहते हैं भाई, अगर आपका खुद का घर है जिसके लिए आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे रहने की कॉस्टिंग नहीं है। वहां पे कॉस्ट है, लेकिन वो कौन सी कॉस्ट है? साइलेंट कॉस्ट, जिसको हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। जो ओनर ने इनपुट सप्लाई किए ताकि उससे प्रॉफिट कमाया जा सके, उससे प्रोडक्शन किया जा सके। तो यार भले ही आप उसके लिए अभी ओनर को ऑन द स्पॉट कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे हो, हाँ ओनर के पास ही प्रॉफिट जाता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या उन चीजों के लिए आप स्पेसिफिक चीजें उसको दे रहे हो, पे कर रहे हो? नहीं, वो अल्टीमेटली बिजनेस में ही रिमेन होती है। अगर आप बोल रहे हो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिख रखा है आईओसी, वो तो ओनर के पास जाता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ओनर बोलता है आईओसी जो है वो कैपिटल में ऐड करके कैपिटल से लेस कर दो। आपने पिछले साल अकाउंटिंग में पढ़ा था 11th ग्रेड में, अगर आपको याद हो तो। यानी अल्टीमेटली जो ओनर है उसका पैसा बिजनेस में ही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ओनर है उसने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके रखी है, अब आप ओनर को उसका रेंट थोड़ी ना चुकाओगे, क्योंकि ओनर का ही बिजनेस है, तो ओनर को उसका रेंट नहीं मिल रहा क्योंकि ओनर खुद ही अपना प्रोडक्शन करवा रहा है। तो ये कौन सी कॉस्ट हुई? इम्प्लिसिट, जिसके लिए ओनर जो है उसको आपको पे नहीं करना, यानी इसके लिए आप एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी कॉस्टिंग नहीं है, उसकी कॉस्टिंग है, बट यू जस्ट डोंट हैव टू पे इट इन कैश। ये बाबा जी की बूटी #1 था। चलो जंप ऑन करते हैं बाबा जी की बूटी #2 में। अगर शुरुआत की जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैं आपको सबसे पहले जो समझाऊंगा वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद अपन बढ़ेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, और फाइनली जिस पे आएंगे वो आएंगे टोटल कॉस्ट पे। तो यार चलो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को देख लेते हैं। यार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, चाहे आउटपुट यहां से कितना भी बढ़ते हुए आगे आ जाए। आपको मालूम होगा एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 करके इस साइड बढ़ती है, यानी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, आउटपुट कितना भी बढ़ा लो, आप जितना बढ़ा सकते हो मैक्सिमम लेके चले जाओ, लेकिन जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। द रीजन इज, लिख लो कहीं पे अगर आप लिखना चाहो, शॉर्ट रन में आपके 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स यानी मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी जो कॉस्ट इनकर आपने की होती है वो चेंज नहीं होती है। मतलब आप क्योंकि एक स्मॉल स्केल फर्म हो, एक छोटी सी फर्म हो, और आपकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि शॉर्ट रन में अगर आपके फिक्स फैक्टर कम पड़ रहे हैं तो आप नए खरीद के ले आओ, पैसे ही नहीं है ना, कैसे खरीदोगे? तो इसलिए भाई ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है, आप बोलोगे नहीं, बिकॉज स्मॉल स्केल फर्म्स जो होती है उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कर सके।
इसलिए उनकी हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। खत्म कहानी। दूसरा आ जाते हैं यार टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दिख रही है ये एकदम इनवर्स ऐसे शेप्ड दिख रही है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपने एक स्मॉल स्केल फर्म के लिए एक मशीन खरीदी, आपने उसके लिए 2 लेबर रखे। शुरुआत में आपके पास इतना बिजनेस ही नहीं था, स्मॉल स्केल फर्म हो, छोटी सी जगह पे एस्टेब्लिश्ड हो, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अभी आपका मार्केट ही नहीं है, आपने नया नया काम चालू किया है। तो शुरुआत में वो जो 2 लेबर होंगे वो बैठ के चने तोड़ रहे होंगे, वो आराम से बढ़िया बैठे रहते होंगे, एंजॉय करते होंगे अपना यार, क्योंकि अभी काम उनके पास उतना आया ही नहीं है। इसलिए शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट यानी जो लेबर वगैरह को आप दे रहे हो या जो आप रॉ मटेरियल खरीद के बैठे हो वो आपको ज्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू द आउटपुट, क्योंकि आपका आउटपुट उतना है नहीं, इसलिए आउटपुट कम है और आपको वो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ेगा यार, चिंता मत करो, मार्केट बढ़ेगा तो वही 2 लेबर जो हैं वो आपको काम अच्छे से करके देने लगेंगे, क्योंकि अब आप उनको 100% यूज कर रहे हो। अब वो बेचारे दिन भर लगे रहते हैं क्योंकि आपके पास मे बी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, या मे बी आप कोई दुकान वगैरह चला रहे हो और वहां पे यार अब लोग आने लगे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, वहां पे लोग आने लगे हैं, डिमांड करने लगे, तो उसके कारण वो जो 2 लेबर थे जो पहले फ्री बैठे रहते थे वो एंगेज हो गए। तो आउटपुट के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग हल्की सी फॉल होगी, क्योंकि अब आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो जो आपके पास लेबर अवेलेबल है। लेकिन फिर अगेन आपको और प्रोडक्शन बढ़ाना है, अब आपकी डिमांड और बढ़ रही है, आप और ऊपर जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि और अच्छा अच्छा आउटपुट आए भाई, तो इसके लिए आपको फिर नई लेबर लेके आनी पड़ेगी। आप नया रेस्टोरेंट नहीं खरीदोगे, आप नया कुछ भी नहीं कर सकते एसेट्स के मामले में, क्योंकि आप एक स्मॉल स्केल फर्म हो। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप ज्यादा लेबर लगाओगे, ज्यादा रॉ मटेरियल लेके आओगे, तब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसलिए वो थोड़ा सा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कम होके फिर से बढ़ना चालू हो जाती है। सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि यहां पे दिखाया कि 2 लेबर फ्री बैठे थे, बताया ना मैंने, 2 लेबर कहां बैठे थे, फ्री बैठे थे यहां पे 2 लेबर। उसके बाद क्या हुआ उन लेबर का, जल्दी से बताना मुझे। उन 2 लेबर को आपने जब यूज करना चालू किया, अच्छे से तरीके से घसीटना चालू किया, तो क्या हुआ, आपकी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी डाउन आई। लेकिन फिर अगेन क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी, बताया ना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यार आपका लेबर बढ़ेगा और क्योंकि आपको प्रोडक्शन और बढ़ाना है, क्योंकि आप फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगी। इन्हीं 2 को कंबाइन किया, सिर्फ इन्हीं 2 को, और बना दिया टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे दिख रही है आपको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से चालू हो सकती है। अब 0 से ओरिजिन क्यों होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं तो मुझे लेबर रखने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, किसी चीज पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिनको सबको मैं खरीद रहा था, बुला रहा था, उनसे बोल दूंगा घर पे बैठो, मुझे अब कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है, इसलिए मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है। लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ओरिजिन 0 से क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैंने मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की, तो वो हमेशा 2 लाख रुपए रहेगी, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं। यानी आउटपुट अगर 0 भी होगा तो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख थी, अगर आउटपुट मेरा 100% भी होगा तो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रहेगी। लेकिन अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लेबर को 500 रुपए देता था प्रोडक्शन करने के, तो प्रोडक्शन करने के देता था, अगर प्रोडक्शन नहीं करूंगा, प्रोडक्शन मेरा 0 है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी, मुझे लेबर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात क्लियर, आगे बढ़े। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन 2 पर्टिकुलर ग्राफ से आप समझ चुके हो। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से चालू क्यों हो रही है। मेरा एग्जांपल समझो, आप प्रोडक्शन के लिए एक 5 लाख की मशीन यूज कर रहे हो और उसके ऊपर 1 लाख का आप लेबर देते हो। अब आपने सोचा आपको प्रोडक्शन नहीं करना, ठीक है, 5 लाख और 1 लाख रुपए मिला के आपकी टोटल कॉस्टिंग आती है 6 लाख रुपए। आप सोच के बैठ गए यार अब प्रोडक्शन नहीं करना, छोड़ दो यार, अब प्रोडक्शन करने का मन नहीं है। आपने प्रोडक्शन नहीं किया, तो जो आप 1 लाख रुपए लेबर को दे रहे थे वो देने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मशीन तो दरिया में नहीं फेंक के आ जाओगे। तो अगर प्रोडक्शन 0 है, बिल्कुल ही 0 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, 5 लाख तब भी रहेगी। यानी याद रखना, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, अगर कहीं पे लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखो, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कई लोगों को एक एग्जांपल से समझ में नहीं आता है। एक और चीज बताता हूं, आपने एक बढ़िया चमचमाती हुई बाइक खरीद ली यार, ड्यूक खरीद ली, चलो जो भी खरीद ली, जो आपको पसंद है वो आपने खरीद ली, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, आपकी टोटल कॉस्टिंग आ गई। अभी 1 लाख रुपए की गाड़ी आपने ले ली, बुलेट ले ली, आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, तो भाई आपने बुलेट ले ली, 1 लाख रुपए की बुलेट लेके बैठ गए। अब यार आप दिमाग लगा रहे हो, पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के तो डलेगी नहीं, फूक फूक के तो चलाओगे नहीं, तो वो गाड़ी, समझ रहे हो ना। अब तुम पेट्रोल डला रहे हो, पेट्रोल है वेरिएबल कॉस्ट और तुम्हारी बुलेट है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर तुम पेट्रोल डलाते हो तो पेट्रोल का पैसा जोड़ दो, तुम्हारी टोटल कॉस्टिंग आने लगेगी, बुलेट प्लस पेट्रोल का पैसा तुम्हारी टोटल कॉस्ट। अब अगर पेट्रोल नहीं भी डलाते हो, चलो मान लो तुमने पहले दिन से रख ली, मेरे को तो पेट्रोल डलाना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही रखूंगा गाड़ी, तो भी 1 लाख रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 1 लाख। यानी जो तुमने बुलेट पे खर्चा किया वही तुम्हारी टोटल कॉस्ट है, क्योंकि तुम पेट्रोल भरवाने के लिए तैयार ही नहीं हो।
यानी अगर आप उसको चला नहीं रहे बुलेट को, यानी आउटपुट ले ही नहीं रहे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, तब भी आपकी टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर तो हुई ना। यही तो मैं समझा रहा हूं यहां पे। इसलिए तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल हैं, क्योंकि यहां पे आउटपुट लेवल जीरो है, सिंपल सी बात। लेकिन जो टोटल कॉस्ट में आपको ट्रेंड दिख रहा है, पूरा चेंज दिख रहा है, वो बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसके पैरेलल दिख रहा है। चाहे आप यहां की गैप की बात कर लो, चाहे आप यहां की गैप की बात कर लो, ये पैरेलल सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ही है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इक्वल रहती है। बाबा जी कौन सी चीजों में बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं भाई। हाँ भाइयों, यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे आती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया मैंने। अब यार ये जो टोटल कॉस्ट है ये कैसे आई? मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 थी आपकी बुलेट की प्राइस, आपने पेट्रोल डलवाया 0, तो इसको अगर 0 से प्लस कर दें, मतलब बुलेट की प्राइस और आपकी पेट्रोल की प्राइस तो 0 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आई 50। मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर आप बुलेट नहीं भी चला रहे तो आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर आपने पेट्रोल डलवाना चालू किया, या आपने प्रोडक्शन में पैसा डालना चालू किया, वेरिएबल कॉस्ट में पैसा डालना चालू किया, ताकि आपका प्रोडक्शन चालू हो सके। तो 50 प्लस 10 वेरिएबल कॉस्ट विल इक्वल टू 60 एज टोटल कॉस्ट। अब मैं आपसे पता है क्या पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपसे बोला टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखते हैं हर बार इक्वल आएगा कि नहीं। टोटल कॉस्ट 50 माइनस करो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, आया कितना? 50। टोटल कॉस्ट 60 माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट 10, आंसर आएगा 50। टोटल कॉस्ट 70 माइनस करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20, आंसर आएगा 50। यानी अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं, आप चाहे तो कर लो, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं भाई इस चीज का। कैसे? टोटल कॉस्ट टीवीसी इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई टीवीसी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टीएफसी। मैं यही तो बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है टीएफसी। तो भाई आंसर हमेशा आना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि टीएफसी मैंने इस क्वेश्चन में भी क्या लेके रखा है? 50। तो चाहे यहां देख लो तो गैप 50 आएगा, यहां देख लो तो 50, यहां देख लो तो 50। और यही कारण होता है कि जो टीएफसी कांस्टेंट है उसके कारण टीसी और टीवीसी एक दूसरे के पैरेलल से दिखते हैं। आई इस बात समझ में कि नहीं आई भाई? और अगर आपको बात समझ में आ गई है तो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो आप लिख भी सकते हो। बिकॉज वाई टीसी एंड टीवीसी इज पैरेलल की बात कर रहा हूं, बिकॉज लिख लेना ये चीज, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ टीएफसी। बिकॉज एट एनी पॉइंट the difference between TC and TVC is TFC which always remains constant। ये होमवर्क करो जल्दी से, मैं 2 मिनट में आया। तो यार हमारी बूटी #2 खत्म। अब हम कर लेते हैं सेम ऐसी ही चीजें एवरेजेस के बारे में। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। चलिए चालू करते हैं हमारी बूटी #3। तो 3 तरह के एवरेजेस जैसे मैंने बताया होते हैं। तो पहला हो गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकालें तो जब पहले दिन पहली तारीख को आपने मशीन खरीदी होगी तो आपको लग रहा होगा भाई कितना खर्चा कर दिया यार, देखो कितना सारा पैसा चला गया, इतना जिंदगी खराब हो गया कि क्या बताएं भाई। इसलिए आपको शुरुआत में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एकदम टॉप पे लगती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन चालू होता है ऑल ऑफ अ सडन आपको लगने लगता है अच्छा किया खरीद ली थी, वरना इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, इतना अच्छा आउटपुट नहीं निकलता और लोग इतनी अच्छी डिमांड नहीं दिखाते। तो धीरे धीरे ऑल ऑफ अ सडन आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो यार, ना ही वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसके 2 कारण हैं। हम दोनों का आंसर लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है। तो पहला, एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। उसके लिए रीजन क्या दिया उन्होंने भाई कि टीएफसी जो है यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो उसका एवरेज 0 कैसे हो जाएगा? फिर से एक्स एक्सिस क्यों टच नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ टीएफसी। टीएफसी कभी 0 नहीं हो सकता, जब उसका टोटल ही 0 नहीं है तो उसका एवरेज कैसे 0 हो जाएगा? एएफसी कैन नेवर टच वाई एक्सिस के लिए उन्होंने बोला बिकॉज जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये बात तो सही है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी आपकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली मशीन वगैरह की जो वैल्यू है ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। यस, तो अगर क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उन्होंने बोला भी यहां पर, ध्यान से देखना, इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी इज अ पॉजिटिव वैल्यू। चाहे आउटपुट हो चाहे आउटपुट ना हो, मशीन तो वहीं की वहीं रहेगी। तो क्योंकि मशीन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर आप उसे 0 से डिवाइड भी करते हो, बिकॉज नीचे आता है डिनोमिनेटर में आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट अगर आप 0 भी लेते हो तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है, और इनफाइनाइट वैल्यू अगर है तो वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, सिंपल। तो क्या सीखा दोनों में? पहले में अपन ने सीखा
इट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, क्योंकि टीएफसी जीरो नहीं हो सकता, टीएफसी जीरो नहीं होगा तो उसका एवरेज भी जीरो नहीं होगा। दूसरे में अपन ने सीखा कि वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टीएफसी एक पॉजिटिव आइटम है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करके भी देख लेते हो तो आपका आंसर इनफाइनाइट आता है, इसलिए वो वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा। अगेन आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आपको इतना चेंज नहीं दिखने को मिलेगा जितना फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज देखने को मिल रहा है। कोई स्पेसिफिक रीजन इसका? बिल्कुल है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको शुरुआत में ज्यादा लगती है, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर हल्की सी फॉल होती हुई भी मैंने आपको दिखाया था इनवर्स एस शेप्ड में, और फिर मैंने बोला था कि प्रोडक्शन के साथ वो और बढ़ने लग जाएगी। तो एक कंसिस्टेंसी सी दिख रही है। अब यार बाबा जी इसमें बिल्कुल डीप डाउन ऐसा क्यों नहीं आया कि जैसे एवरेज कॉस्ट में आया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है। आप उसको एक्सट्रीमली हाई नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली लो भी नहीं कर सकते। एवरेज वेरिएबल ले रहे हो आप यहां पे, आप टोटल वेरिएबल नहीं ले रहे। टोटल वेरिएबल जब लिया था तो इनवर्स एस शेप्ड बन गया था, लेकिन जब उसका एवरेज लोगे तो इतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में हाई थी, फिर हल्की सी लो हुई, और फिर क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर से इंक्रीज होने लगी। लेकिन एवरेज कॉस्ट का बाबा जी इतना डीप डाउन आपको दिख रहा है, कर्व इतना डीप है, कारण क्या हुआ? यहां पर देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल ही मचाए जा रहा है। देखो कितना डाउन हो गया, क्योंकि शुरुआत में कॉस्टिंग बहुत आई थी, एंड में लगेगा मिनिमल कॉस्टिंग है अब तो फिक्स्ड कॉस्ट की, इसकी तो पूरी वैल्यू निकाल ली, इतना घसीटा है ना इस मशीन को, इतना चलाया कि इसकी कॉस्टिंग बची नहीं है, ना के बराबर है। वो तो जीरो नहीं बोल सकते, वरना जीरो भी बोल देते। वेरिएबल कॉस्ट उसके जस्ट ऑपोजिट पे देखो तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करोगे जैसे ही तो आपको इनके बीच का एक फ्लेवर मिलेगा, यानी बहुत ही ज्यादा डीप नहीं जा रहा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे, बहुत ही ज्यादा मिनिमल कर्व भी नहीं है, एकदम ही बिल्कुल पछता हुआ सा। तो यहां पे इसका क्या हुआ, एक बीच का बैलेंस आ गया एवरेज कॉस्ट, और इसलिए एवरेज कॉस्ट जो है आपको वो यू शेप का दिखता है। इन दोनों का कहीं कहीं मिक्स्ड बैग आप बनाओ। अपन फिर आगे जाते हैं। अब बताओ यार कौन सी बूटी आने वाली है? हैशटैग बूटी 4। बूटी हैशटैग 4 के अंदर हम आ जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, और जो रिलेशन है एसी और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में उसके बारे में। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, यानी जो भी चेंज आएगा आपका वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। आप प्रोडक्शन फंक्शन पहले ही पढ़ चुके हो, उसके बाद जब यहां पे आए हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वो जो दो लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे, चने खा रहे थे, क्योंकि उनके पास काम नहीं था आउटपुट निकालने के लिए, तो शुरुआत में कॉस्टिंग ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही आपने आउटपुट बढ़ते से ही उनसे काम निकलवाया तो आपकी एडिशनल कॉस्टिंग कम हुई, क्योंकि आपने उन्हीं को यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग मोर वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि वो लोग पहले काम नहीं कर रहे थे, अंडर यूटिलाइजेशन था, इसलिए कॉस्ट हाई थी, और जैसे ही उनने काम करना चालू किया आपकी थोड़ी सी कॉस्ट लो हुई। लेकिन बट ऑब्वियस है, आपको तो और प्रोडक्शन करना है, आपको तो और आगे जाना है, आपको आउटपुट भी और निकलवाना है, इसलिए आपकी कॉस्ट फिर बढ़ने लगेगी और पीक तक जाने लगेगी, यानी जब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तक कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब आ जाते हैं, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को साइड बाय साइड पुट करूं एवरेज कॉस्ट के, और देखूं कि उसी ग्राफ के अंदर दोनों कैसे बिहेव करते हैं, और उसी से रिलेशनशिप ड्राइव करूं। देखो मेरा एजेंडा पता है क्या है, मैं रिलेशनशिप जब भी याद करवाऊं तुम लोगों को कुछ अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े, जो मैं बताऊं उसी के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप जो है आपके दिमाग में एकदम छप जाए, इंप्रिंट होना जानते हो ना, एक्सप्रेशन, वो चीज हो जाए। और वो तभी पॉसिबल है, बिल्कुल सही, तभी जब आपको लॉजिक समझ में आए। एवरेज कॉस्ट शुरुआत से ही कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट के कारण नहीं, बट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल हो रही थी। पिछले वाले अपन ने ग्राफ में देखा, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रही थी, इसीलिए एवरेज कॉस्ट में इतना ज्यादा फॉल आपको देखने को मिलता है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट को, सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स्ड है, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग को डिपेंड कर रहा है, या डिपिक्ट कर रहा है, माय मिस्टेक, वेरिएबल कॉस्ट को डिपिक्ट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पे होगा क्या, जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है तब तक एवरेज कॉस्ट फॉल होता रहेगा बिकॉज ऑफ फॉलिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है भाई, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमल पॉइंट पे होगा, यानी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऊपर निकल जाएगा, मतलब अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, तो मजबूरन एवरेज कॉस्ट को बढ़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी तो उसके कारण एवरेज कॉस्ट को भी बढ़ना पड़ा, भले ही फिक्स्ड कॉस्ट फॉल हो रही हो। क्योंकि ये जो सेकंड फेज आ जाता है, अगर आपने देखा हो, सेकंड फेज में आके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो बेचारा बिल्कुल ही बेचारों जैसा खत्म हो जाता है। तो
पहले हाफ में फिक्स्ड कॉस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत जल्दी फॉल होता है, दूसरे हाफ में वेरिएबल कॉस्ट एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि उसका इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो आप इसके साथ साथ कि मार्जिनल कॉस्ट का रेट इंक्रीज होने का ज्यादा होगा बिकॉज ये एडिशंस पे बेस्ड होती है, और एवरेज का इंक्रीज होने का उतना ज्यादा रेट नहीं होगा क्योंकि ये एवरेजेस पे बेस्ड होती है। मार्जिनल हर एक एडिशन पे है और एवरेज टोटलिटी पे होता है, इसलिए एवरेज में उतना इंक्रीज नहीं दिख रहा जितना आपको मार्जिनल में दिख रहा है। याद कर लिए, यही होता है क्वालिटी एजुकेशन। क्या करा हमने, सबसे पहले रिलेशन याद कैसे किया, एवरेज कॉस्ट फॉल होगा, पहले से शुरुआत से कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है। जहां मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर दे, वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऊपर निकलेगा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। लास्ट फोर्थ पॉइंट में आप बोलोगे एवरेज कॉस्ट का बढ़ने का रेट कम होगा इन कंपैरिजन टू एमसी बिकॉज एमसी इज बेस्ड ऑन एडिशंस एंड एवरेज इज बेस्ड ऑन टोटलिटी एवरेजेस। खत्म, याद हुआ। अब इससे 2 पॉइंट निकल के आए। 2 पॉइंट ये थे, पहला, एवरेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। मार्जिनल कॉस्ट के नेचर पे ही डिपेंड करता है। मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज फॉल होता रहेगा। मार्जिनल इक्वल है, एवरेज संभल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही मार्जिनल बढ़ेगा एवरेज भी बढ़ने लगेगा, यानी बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आता है क्या एवरेज कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, आप बोलोगे जी हाँ। उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई, कैन एसी फॉल, क्या एसी फॉल हो सकता है अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा हो? बिल्कुल, क्यों नहीं, हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, दिख रहा है, तब भी एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है। ऐसा हो सकता है टिल मार्जिनल कॉस्टिंग इज लेस देन द एवरेज कॉस्टिंग। ये तभी होगा जब एवरेज ज्यादा दिख रहा है, मार्जिनल कम दिख रहा है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी बोल दिया अपन ने। आप इसको नोट करो, अपन को आगे बढ़ना है हमारी आखिरी बूटी पे, जो कि है भाई बूटी #5। यार पता है ये जो बूटी #5 के अंदर मैं ये बताने वाला हूं ना, एमसी और एवीसी का रिलेशनशिप, ये पता है रिपीटेड पिक्चर है एकदम। हम जब याद करते थे ना 12th में, तो हमें भी ऐसा लगता था यार कोई शॉर्टकट मिल जाए, और तब हमें इतना अच्छा इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता था। हमें लगता था पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स अपनाया करते थे। तो हम इसको बोला करते थे भाई ये एमसी एवीसी जो है ना, ये बिल्कुल ही रिपीटेड पिक्चर है एमसी और एसी की, जो मैंने अभी आपको पहले करवाया ना जस्ट इसके। अगर तुमने उसके 4 पॉइंट जो मैंने बोले थे वो लिखे होंगे ना, तो इसको मैं पूरा रिपीटेड पिक्चर बना के बता दूंगा तुमको, और तुम्हें भी लगेगा यार बाबा जी आप भी अपनी शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही करते थे क्या। तो यार देखो, बड़ा सिंपल सा, भाई हटो यार, हाँ भाई बड़ा सिंपल सा फंडा था। सबसे पहले देखा जाएगा एमसी और एवीसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जहां से एमसी वहीं से एवीसी। कारण क्योंकि एमसी रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कॉस्टिंग को, तो उनका भाई जो चालू होता है ना वो पॉइंट, वो एक ही साथ चालू होता है। अब यार हमने सोचा यार कि कैसे करें यार, तो हमने देखना चालू किया। सबसे पहले जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होगा। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमल पॉइंट पे होगा, मिनिमम पॉइंट पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा और कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट मतलब हाँ कम हो गया बस, ये यहीं पे है। फिर मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा, वही रिपीटेड पिक्चर। और आखिर में मार्जिनल कॉस्ट में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखेगी इन कंपैरिजन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एडिशंस एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली द एवरेजेस ऑफ सम टोटल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए उसमें एवरेज बेसिस पे कम आपको दिखेगा इंक्रीज इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। वही का वही था। कौन कहता है रिलेशनशिप, बुक उठाओ और याद करो। कोई मेरे सामने ग्राफ तो बना दे और इतनी आसानी से रिलेशन बन सकते हैं, और हम लगे रहते हैं घोटने बुक में। क्यों जरूरत है भाई, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज टाइम नहीं मांगते हैं, लॉजिक मांगते हैं। बना लो जल्दी से। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप है एसी और एवीसी का, और बहुत लोगों की जिंदगी की समस्या बना हुआ है ये टॉपिक। पता है रीजन क्या है? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये इतने सारे पॉइंट इसके याद कैसे होंगे। बड़ा सिंपल तरीका है, आप ध्यान दो पहले एसी और एवीसी पे। इनकी 3 राम कथाएं हम बनाते हैं अभी। देखो, एसी और एवीसी के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी एसी और एवीसी डिफरेंट क्यों होते हैं, इनके बीच गैप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एएफसी। यानी पहला पॉइंट तो बन गया, एसी इज ग्रेटर देन एवीसी। ऑब्वियसली एसी ऊपर है तो एसी इज ग्रेटर देन एवीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। एसी ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर तो एएफसी भी है, एवीसी अकेला है तो बेचारा रह गया छोटा भाई, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद एसी और एवीसी के बीच का डिफरेंस जो है वो कंटिन्यू टू फॉल होता है। मतलब आपको दिख रहा होगा कि गैप पहले शुरुआत में
एसी और एवीसी का इतना सारा था और वो धीरे धीरे होके छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली फॉलिंग ऑफ एएफसी। अगर आप ध्यान दें, जो पहले ग्राफ बनाए थे एएफसी को आपने देखा होगा पूरा फॉल होते हुए दिखा रहे थे। तो क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल हो रही है कंटिन्यूसली, इसलिए इन दो के बीच का गैप फॉल हो रहा है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, जो राम कथाएं 3 बनाने वाले थे ना आखिरी, कि भाई एसी और एवीसी कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगेन उनके बीच में एएफसी है जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती है तो इनके बीच भी हमेशा गैप रहेगा। अब बाबा जी एएफसी जीरो नहीं हो सकता का मतलब क्या है? आपके पास एक मशीन थी, खच्चड़ हो गई, खराब, मतलब एकदम ऐसी हो गई कि क्या बताएं, आसमान से जमीन में गिरी और एकदम दब गई, सब हो गया, कुछ भी हो गया, फिर भी कबाड़े के भाव तो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू तो जाएगी, मतलब कुछ तो वैल्यू रखेगी। बिल्कुल सही, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। आपकी मशीन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, तो उसका एवरेज भी कभी जीरो नहीं हो सकता। और क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकते, इनके बीच हमेशा गैप रहेगा। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एएफसी। ठीक है यार, 3 पॉइंट इनके हो गए। अब इसकी चौथी कहानी पढ़ते हैं और वो ये है एसी एवीसी जो है वो यू शेप्ड क्यों दिखते हैं? उसका भी सिंपल सा लॉजिक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में आपकी कॉस्टिंग हाई जाएगी, प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो कॉस्टिंग हाई जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो फॉल होती जाएगी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आपके फैक्टर्स प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ इंपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बन जाएंगे या उनकी ट्यूनिंग बिगड़ जाएगी, तो अगेन आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। और इसी के कारण, इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण आपको देखने को मिलता है, या रिटर्न्स टू अ फैक्टर, आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जो एसी और एवीसी है ये यू शेप्ड है अपने नेचर में। चलो, तो एक लास्ट पॉइंट बनता है और वो ये है कि जो एमसी है वो एसी और एवीसी दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहां से जहां से उसने एवीसी को कट किया, एवीसी बढ़ने लगा, एसी से कट किया, एसी बढ़ने लगा। अगर आपने इससे पहले के ग्राफ देखे थे तो मैंने आपको दोनों को बताया था कि वो अपने मिनिमम पॉइंट पे कट करवाते हैं भाई एमसी से, देखा होगा। तो अब आगे बढ़ के इनने बोला, लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, कि जो एवीसी है उसको पहले कट किया जाता है और एसी को बाद में कट किया जाता है। ऐसा क्यों? वेरिएबल कॉस्ट अकेली होती है और एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट को फॉल होने में ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट को अगर फॉलिंग हम देखें उसकी, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके फॉल को और आगे लेके चला जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि अकेला वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है, वेरिएबल कॉस्ट पहले ही फॉल हो जाता है। एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन फॉलिंग। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके अंदर सिर्फ, तो वो उसी के साथ साथ हो जाता है। लेकिन एवरेज कॉस्ट फिर भी फॉल होता रहता है आगे तक बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी, इसलिए एवरेज कॉस्ट बाद में फॉल होता है पूरा, और एवरेज वेरिएबल बिकॉज अकेला होता है बेचारा, वो पहले ही फॉल हो जाता है। इसलिए एमसी जब पहले काटता है तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को काटता है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट को काटता है। चलो ठीक है, हो गया। एक लास्ट रिवीजन कर रहे हैं इस वाले का ही, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आखिर में जाते जाते। एसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवीसी बिकॉज ऑफ एएफसी, पहली चीज क्लियर। दूसरा, एसी और एवीसी के बीच का गैप कम क्यों होने लगता है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली फॉलिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बट तीसरा पॉइंट, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एएफसी दैट कैन बी नेवर बी जीरो। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आए कि दोनों यू शेप्ड क्यों होते हैं, उसका भी रीजन मैंने आपको क्या बताया भाई, यू शेप्ड होने का कारण यह है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद वाला पॉइंट कि एवीसी और एसी को दोनों एमसी कट करता है उनके मिनिमम पॉइंट पे, उनके कांस्टेंट मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। उसके बाद वाला पॉइंट कहता है कि एवीसी को पहले कट करता है और एसी को बाद में कट करता है बिकॉज एसी कीप्स ऑन फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बस इतना ही करना है, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। तो यार भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल्स हम सारे चैप्टर्स के अलग से कवर करेंगे, वो एक अलग ही हमारा पोर्शन होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमने थ्योरी में ऐसा कोई टॉपिक है जो छोड़ दिया है, क्योंकि जनरली हमें यह लगता है कि हमने इसके अंदर हर वो चीज कवर की है जिससे आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं। और इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स का माहौल बनाओ। लगना चाहिए यार कि अगर तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो बाबा जी के साथ यूज कर रहे हो, ऐसे ही फालतू में यूज नहीं कर रहे। स्टोरीज बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरीज डालो, स्नैपचैट स्टोरीज डालो यार, वो कुत्ते के फिल्टर के साथ डालो, लेकिन डालो। पता चलना चाहिए लोगों को कि तुम लोगों की पढ़ाई बोर्ड एग्जाम्स की एकदम ऑसम चल रही है और तुम लोग मजे कर रहे हो पढ़ाई में, ना कि एक बर्डन की तरह कर रहे हो कि सारी चीजों से रिस्ट्रिक्ट हो गए हो। एंजॉय करो अपनी पढ़ाई, फील लेके करो और सबको बताओ कि बाबा जी के साथ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से